हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, दैट इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन फंडामेंटल का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं टीपीएन के रिगार्डिंग उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टीपीएन होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, किस किस कंडीशन में हम टीपीएन को ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करने चाहिए ड्यूरिंग द टीपीएन ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टीपीएन होता क्या है। तो टीपीएन क्या होता है? दिस इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पेशेंट ओरली बाय माउथ नहीं ले पा रहा है फूड, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैसे पैरेंटल ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब वाया वीन्स हम पेशेंट्स में एडमिनिस्टर करते हैं न्यूट्रिशन को, उसको बोलते हैं टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हम टीपीएन की बात करें तो कैसा सॉल्यूशन होता है? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसको हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? जब पेशेंट ओरली अलाउ नहीं हो, उस कंडीशन में हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, पेशेंट में बाय द वीन्स हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको बोलते हैं टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब आपसे बात करें कि टोटल पैरेंटल जो न्यूट्रिशन उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या कंपोजिशंस रहते हैं इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट रहता है कंपोजिशन इसके अंदर, जो कि क्या होता है 60 to 70% जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट कंपोजिशन की बात करें तो क्या रहने वाला है? प्रोटीन रहने वाला है, जो कि 15 to 20% एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोजिशन टीपीएन जो है जिससे बना होता है, डेट आर द लिपिड्स, क्या करते हैं 30% जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अदर कुछ कंपोजिशंस होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? टीपीएन के कंपोजिशंस होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये क्या किस लिए एडमिनिस्टर करते हैं? ऐसा पेशेंट जो ओरली नहीं ले पाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम पैरेंटल न्यूट्रिशन ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये सब कंपोजिशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि पैरेंटल न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ द पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो बात करें कि मेनली पैरेंटल जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है और एक होता है पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है सेंट्रल लाइन और पेरिफेरली जो वेन्स होती हैं हम दोनों से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पिक लाइन से भी हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मीन्स पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर से भी हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। लेकिन पार्शियल जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है उसको मेनली जो सेंट्रल लाइन होती है उसी का यूज करते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब हम बात करें इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस की बात करें तो बच्चे ऐसी सभी कंडीशंस जिसमें पेशेंट ओरली फूड नहीं इनटेक कर पा रहा है, वो सभी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन ट्रांसफ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। कई बार इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके जीआई ट्रैक्ट जो होता है कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, जैसे एसिड इंजेक्शन के केस आते हैं हॉस्पिटल में, एसिड इंजेक्शन के केस आते हैं, उसमें क्या होता है जीआई जो ट्रैक्ट होता है कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट लॉन्ग टर्म तक ओरली अलाउ नहीं किया जाता। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो चलो बात करते हैं एक एक इंडिकेशन की, क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं टीपीएन की। तो सबसे पहले जो इंडिकेशन है दैट इज द नॉन फंक्शनल जीआई ट्रैक्ट। जो जीआई ट्रैक्ट है वो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर पा रहा किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई भी दिक्कत आ रही है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। उसके बाद ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है एनपीओ रखा जाता है। एनपीओ की कंडीशन मतलब नथिंग बाय द माउथ, नथिंग नील पर ओरल जो पेशेंट होता है, माउथ से कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता। लगभग 7 या 7 से ज़्यादा दिन तक अगर पेशेंट को एनपीओ रखना पड़े तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया एसिड इंजेक्शन का केस होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एनपीओ रखते हैं, पेशेंट को ओरली अलाउ नहीं करते, नथिंग बाय माउथ, तो उस कंडीशन में हम टीपीएन को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं
क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, ओरली नहीं ले सकते, तो भी हमें टीपीएन ट्रांसफ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। क्रोनिक जो माल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स होते हैं, बर्न के पेशेंट्स होते हैं, सेप्सिस के पेशेंट होते हैं। बात करें अदर कंडीशन की, बर्न के पेशेंट हैं, सेप्सिस के पेशेंट हैं, कोई भी ट्रोमेटिक पेशेंट है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से क्या है, पेशेंट इंजेक्शन नहीं कर पा रहा, ओरली फूड नहीं ले पा रहा, उस कंडीशन में भी हम टीपीएन को ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक्सट्रीमली माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रीमली माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों हम क्या करते हैं, टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, कि सेंट्रल जो है पोर्ट है उससे भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं टीपीएन, और पेरिफेरल वेन से भी हम टीपीएन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल वेन जो होता है वहां से जो एडमिनिस्टर करते हैं टीपीएन का। फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की रूट है वो कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू हम टीपीएन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल वेन होती है वो सबसे मोस्ट सुटेबल जो वेन होती है, सेंट्रल जो वेन होती है टीपीएन को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, तो बेस्ट रूट होता है। कहने की मतलब क्या है कि जो सेंट्रल वेन होती है वो बेस्ट रूट होती है टीपीएन ट्रांसफ्यूजन का। तो इसके अंदर भी अगर हम बात करें सेंट्रल वेन के अंदर भी, तो जो राइट सबक्लेविन वेन होती है वो मोस्ट कॉमनली हम लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर भी अगर हम बात करें सेपरेटली, तो राइट सबक्लेविन वेन, जो राइट सबक्लेविन वेन होती है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म पे न्यूट्रिशन ट्रांसफ्यूज करना हो, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें क्या होता है, हाईएस्ट चांस ऑफ न्यूमोथोरैक्स होते हैं। न्यूमोथोरैक्स की रिस्क होता है इसमें सबसे ज्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए हम राइट सबक्लेविन वेन अगर हम यूज कर रहे हैं, रूट यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क कौन सी कंडीशन के होने के होते हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा, न्यूमोथोरैक्स होने के वहां पे रिस्क होते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है टीपीएन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें रूट की, सेंट्रल वेन की, तो इंटरनल जुगुलर जो वेन होता है वो शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन की बात करें तो ये हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए। नेक्स्ट फीमोरल वेन होती है। फीमोरल वेन जो होती है बहुत ही रेयर कंडीशंस में यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट चांस होते हैं इन्फेक्शन के। अगर आप लोगों से पूछा जाए सेंट्रल जो वेन होती है तो कौन सी वेन से अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, तो कौन सी से होंगे, कौन से रूट से होंगे, फीमोरल वेन से होंगे। तो ये लिस्ट कॉमन होती है। पहली बात क्या होती है, लिस्ट कॉमन होती है। सबसे कम इस साइट को हम यूज करते हैं, इस पोर्ट को हम यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के। किसके रिस्क होते हैं, हाईएस्ट रिस्क होते हैं बच्चों किसके, इन्फेक्शन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। चलो बात करते हैं कि पेरिफेरली जो वेन है, सेंट्रल वेन का हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, कौन कौन सी रूट होती है। अब बात करें हम कि टीपीएन जो होता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है, वो हम पेरिफेरल वेन से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो सेकंड जो होता है दैट इज द पेरिफेरल वेन, सेकंड इज द पेरिफेरल वेन। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टीपीएन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक और मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि सेंट्रल जो वेन होती है पैरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए, वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है, टीपीएन जो है उसकी कंसंट्रेशन, बात करें टीपीएन की जो कंसंट्रेशन होती है मोर देन 10% है, और इसको हमें लॉन्ग टर्म यूज करना है, मोर देन 2 वीक्स तक हमें पेशेंट को कंटिन्यू टीपीएन पे रखना है, तो हम कौन सी साइट यूज करते हैं, सेंट्रल वेन यूज करते हैं। अब बात करें अगर पेरिफेरली वेन की, तो अगर हमें लेस देन 2 वीक्स मतलब हमें कम ड्यूरेशन के लिए पेशेंट्स को टीपीएन पे रखना है, तो हम पेरिफेरल वेन्स का यूज करते हैं। बट इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से वहां पे स्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है। क्या क्या रिस्क हो सकता है,
क्योंकि टीपीएन क्या होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे रिस्क होता है अगर हम पेरिफेरली वेन से टीपीएन को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो स्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेन में फ्लीबाइटिस हो सकता है, और वहां पे स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ रिस्क रहते हैं अगर हम पेरिफेरली वेन से हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करते हैं। अब हमें कुछ बातें याद रखनी है कि जब किसी पेशेंट्स को हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल जब स्टार्टिंग पीरियड होता है तो उसमें हमें एवरी 10 मिनट्स में हमें इनिशियली क्या करना चाहिए, वाइटल्स असेस करने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट्स डाल के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी पेशेंट्स को हमने क्या किया है, टीपीएन स्टार्ट किया है, तो इनिशियली एज ए नर्स हमें वाइटल्स जो है वो वाइटल साइंस है वो कितने इंटरवल पे हमें मॉनिटर करने चाहिए। तो एवरी 10 मिनट्स में इनिशियली हम बात करें तो एवरी 10 मिनट्स में हमें क्या करने चाहिए, वाइटल्स जो है वो मॉनिटर करने चाहिए। अब जब हमने टीपीएन स्टार्ट किया है तो इनिशियली हम क्या करते हैं, असेस करते हैं कि कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो, क्योंकि टीपीएन के अंदर एक कंपोजिशन होता है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड होता है, तो लिपिड से क्या हो सकता है, लिपिड जो कंपोजिशन होता है वो एग योग से बना होता है। तो वहां पे क्या हो सकता है, पेशेंट को एग से एलर्जी है तो टीपीएन ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वहां पे रिएक्शन हो सकती है। तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि लिपिड जो होता है वो किससे मेडअप होता है, एग योग से। एग योग से बना होता है। तो हम ये टीपीएन जो होता है, अगर किसी पेशेंट को एग एलर्जी होती है, किसी पेशेंट को एग एलर्जी है, तो उसके अंदर हम टीपीएन क्या करते हैं बच्चों, अवॉइड करते हैं। तो इनिशियल पीरियड में जब हम टीपीएन स्टार्ट करते हैं तो हमें एडवर्स रिएक्शन होती है, उनके लिए ऑब्जर्व करना होता है, जैसे चेस्ट पेन हो गया, डायफोरोसिस डिस्निया की कंडीशन हो रही है, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, फ्लसिंग, हेडेक हो रहा है। तो अगर ऐसे आपको सिम्टम्स दिखें, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने टीपीएन स्टार्ट किया किसी पेशेंट्स में, आपको साइड इफेक्ट्स नजर आए, आपको क्या नजर आए, साइड इफेक्ट्स नजर आए। अगर किसी पेशेंट्स में साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप स्टॉप करेंगे इन्फ्यूजन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्टॉप द इन्फ्यूजन। आपने टीपीएन स्टार्ट किया, विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या जाना चाहिए कि हम उस इन्फ्यूजन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। उसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि नोटिफाई करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे किसको, डॉक्टर को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वहां पे टीपीएन को स्टॉप करना है ताकि जो एडवर्स रिएक्शन है उसको वहीं पे रोका जा सके। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, नोटिफाई द डॉक्टर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसी पेशेंट्स को टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, विद इन 30 मिनट्स के अंदर हमें वहाँ पे एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या रहने वाली है। तो आपका क्या आंसर जाएगा कि हमें इमीडिएटली क्या करना है, टीपीएन को स्टॉप करना है, जो ट्रांसफ्यूजन है उसको हमें रोकना है वहीं पे। चलो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं कि टीपीएन किसी पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले एयर इम्बोलिज्म जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लिकेशन से डील करते हैं कि एक एक कॉम्प्लिकेशन देखेंगे और कैसे हम उन कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं या कैसे हम उन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर सकते हैं। तो टीपीएन जो है, टीपीएन ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एयर इम्बोलिज्म है उसकी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट में एयर इम्बोलिज्म की प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा इस कंडीशन में, एयर इम्बोलिज्म की कंडीशन में हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो कैथेटर होता है उसको हम क्लैंप कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लैंप करेंगे आईवी कैथेटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्लैंप करेंगे आईवी कैथेटर। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है कि हम पेशेंट्स को क्या करेंगे, साइडलाइन पोजीशन देते हैं। हेड क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए देन द फिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइडलाइन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन देंगे बच्चों। ठीक है, ताकि क्या हो, जो एयर है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ट्रैप हो जाए
और जो ईयर एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है उससे क्या हो सके, रिजोल्व हो सके। तो हमें याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट्स को टीपीएन ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्लो है, वहाँ पे एयर एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम नोटिस हो रही, तो सबसे पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा वहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन क्या जाएगा। तो प्रायोरिटी एक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें कैथेटर को क्लैंप कर देना है ताकि फर्दर एयर एंट्री ना हो। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देंगे। तो ये क्या थी हमारी पहली कॉम्प्लिकेशन। अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या रह सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया। टीपीएन जो है उससे क्या हो सकती है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द हाइपरग्लाइसीमिया। तो चलो सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या रह सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया। टीपीएन के अंदर क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज ना हो तो हमें क्या करना होता है, हर 4 से 6 घंटे में हम क्या करते हैं, शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एवरी 4 to 6 आवर ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है टीपीएन के पेशेंट्स में। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें बच्चों तो क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है टीपीएन की केस में, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसको टीपीएन ट्रांसफ्यूज है, ऑन फ्लो है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है टीपीएन, उसके अंदर क्या हो रखा है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस क्या यूज करने होते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ना हो। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं कि कभी भी टीपीएन जो होता है हमें अचानक बंद नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नेवर स्टॉप सडनली। टीपीएन को कभी भी अचानक बंद नहीं करना चाहिए और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। चलो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पेशेंट ना जाए तो हमारा काम क्या होगा कि हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करें, मॉनिटर करें ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है, एवरी 4 to 6 आवर्स। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को कैसे रोक सकते हैं कि हमें टीपीएन जब भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हमेशा कैसे करना चाहिए, ग्रेजुअली डिक्रीज करना चाहिए, कभी भी अचानक स्टॉप नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी जब हमने टीपीएन को स्टॉप कर दिया है, और स्टॉप करने के बाद भी कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए 1 to 2 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, D10 लगाते हैं, 10% डेक्सट्रोज लगाते हैं 1 to 2 आवर्स के लिए, ताकि पेशेंट्स को क्या ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज ना हो। चलो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं जो टीपीएन की वजह से हो सकती है। तो जो फोर्थ कॉम्प्लिकेशन टीपीएन की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो देखने को मिल सकती है आप लोगों को, डेट कंडीशन इज द हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है अगर हमने टीपीएन रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, अगर टीपीएन को हमने रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या हो सकता है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है। तो हमेशा हमें जो टीपीएन ट्रांसफ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप यूज करने चाहिए। क्या यूज करने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप, मतलब इन्फ्यूजन पंप से हमें टीपीएन को एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि एक्यूरेट अमाउंट में टीपीएन को एडमिनिस्टर किया जा सके, वहाँ पे हाइपरवोलेमिया की कंडीशन अराइज ना हो। और हम स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, आईओ मॉनिटर करना चाहिए, वेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, डेली वेट मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थी। एक और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है टीपीएन के केस में, कि टीपीएन जो होता है लॉन्ग टर्म हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। किसके चांसेस होते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो टीपीएन में कौन किसके चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द इन्फेक्शन।
अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक्स है, पुअर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ की है, या फिर जो हमने आईवी सेट है वो कंटामिनेटेड हो गया है, ऐसी कोई भी कंडीशन, जैसे सॉल्यूशन जो है टीपीएन सॉल्यूशन है वो कंटामिनेटेड हो गया है, कोई भी कंडीशन जिसमें वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो हमें क्या करना है अगर हमें ऐसे सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इन्फेक्शन के कि WBCs एलिवेट है, फीवर है, पेशेंट को रेडनेस दिखाई दे रही है, हमें इंसर्शन साइड से ड्रेनेज दिखाई दे रहा है, तो ऐसे अगर कोई भी कंडीशन है, इन्फेक्शन के साइन दिखते हैं, तो हमें फर्स्ट स्टेप एज ए नर्स हमारा पहला काम वहाँ पे क्या रहने वाला है बच्चों, कि हम क्या करेंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्या करने वाले हैं, हम इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कैथेटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, तो कंटिन्यूएशन रखने में पेशेंट को रिस्क रहेगा, और रीस्टार्ट कर सकते हैं हम अनदर कैनुला से, अनदर साइड से। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वहाँ पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एंड देन री इंसर्ट एट अनदर साइट। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो टीपीएन ट्रांसफ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उस टाइम पे देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि टीपीएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक जितना भी टीपीएन के अंदर बताया, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे कि टीपीएन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले एग्जाम्स में। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है पहली बात तो कि टीपीएन जो बैग होता है वो हमें कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए। तो जो टीपीएन सॉल्यूशन होता है उसको हम आफ्टर 24 आवर्स के बाद क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स में क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं बचा हुआ जो टीपीएन होता है, क्योंकि ऐसा होता है पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिजीज कंडीशन, बॉडी वेट, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, टीपीएन की अमाउंट डिफरेंट होती है। टीपीएन बैग जो होता है वो लार्ज अमाउंट में आता है, वॉल्यूम में आता है, तो जरूरी नहीं हर पेशेंट में कंप्लीट अमाउंट जो है वो ट्रांसफ्यूज की जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्कार्ड करना पड़ सकता है, बचा हुआ टीपीएन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नेक्स्ट डे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। हमें क्या करना होता है, 24 घंटे के बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सेकंड पॉइंट कि अगर आपको टीपीएन क्लाउडी नजर आ रहा है, अगर आपको टीपीएन क्लाउडी नजर आ रहा है, डार्क कलर नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस टीपीएन को ट्रांसफ्यूज नहीं करते, नोट यूज, ऐसे टीपीएन को हमें यूज नहीं करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो टीपीएन होता है उसको हम स्टॉप करते हैं ग्रेजुअली, हमेशा धीरे धीरे, कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करते। उसके बाद जो टीपीएन ट्रांसफ्यूज के लिए हम आईवी सेट्स यूज कर रहे हैं, जो ट्यूबिंग्स यूज कर रहे हैं, उसको हम हर 24 घंटे में चेंज करते हैं। जो टीपीएन ट्यूबिंग्स होती हैं, इन्फ्यूजन पंप से हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो भी हमें क्या करना होता है, जो ट्यूबिंग्स होती है उसको हमें चेंज करना होता है। कब चेंज करना होता है, हर 24 घंटे में। एवरी 24 आवर्स में हमें चेंज करना होता है, ताकि हम इन्फेक्शन को क्या कर सकें बच्चों, वहाँ पे प्रिवेंशन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क होते हैं इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट एक जो आपको याद रखनी चाहिए एक बात, कि जिस साइड से, जिस पोर्टर से हम क्या कर रहे हैं, जिस पोर्ट से हम टीपीएन ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, वहाँ से अदर मेडिकेशंस और ब्लड कंपोनेंट्स हमें कभी भी ट्रांसफ्यूज नहीं करने चाहिए। एज अ पेशेंट जिसमें टीपीएन ऑन फ्लो है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करते रहते हैं, लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द थेरेपी, वो भी हम चेक करते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल का, जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टीपीएन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में टीपीएन के रिगार्डिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो आपके कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल।